नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब से कुछ ही समय पहले एक खबर आई है। खबर ये है कि राजस्थान के किसी गांव की रहने वाली एक नाबालिग जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां जाने के बाद उसने कहा कि साहब मुझे लाहौर का एयर टिकट दे दीजिए। सीआईएसएफ के जवान वहां मौजूद थे और उनको कुछ संदिग्ध लगा मामला। उससे पूछा कि आप लाहौर क्यों जाना चाहती हैं? आपके पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, कितने पैसे हैं आपके पास? तो उसने कहा कि 215 रुपए हैं, पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है। तो उनका शक और बढ़ गया। उन्होंने जो लोकल पुलिस स्टेशन है, उसके अधिकारियों को बुलाया, उस बच्ची को उनके हवाले किया। पूछताछ के बाद पता चला कि लाहौर का रहने वाला कोई युवक है, जिसके वो संपर्क में इंस्टाग्राम के ज़रिए आई हुई थी और उसने कुछ उसको पट्टी पढ़ाई थी कि आपको हवाई अड्डे पहुंच करके क्या-क्या कहना है, और उसने कुछ वैसी ही बातें वहां जाकर के कही, लेकिन उसकी जेब से केवल 215 रुपए निकले। ये घटना हमें क्या बताती है? ये घटना बताती है कि ये जो सोशल मीडिया मंच हैं, ये किस तरीके से हमारे नासमझ युवक-युवतियों को एक अंधी खाई की तरफ धकेल रहे हैं। जो इनका ठीक से यूज़ करना जानते हैं, वो कहीं का कहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन जिनको इनकी समझ नहीं है या इनका मिसयूज़ करते हुए जो हनी ट्रैप या इसी तरह के काम धंधों में लगे हुए हैं, हमारे राष्ट्र के खिलाफ, हमारे समाज में अफरा-तफरी या असंतुलन कायम करने के लिए या दंगे-फ़साद करवाने के लिए उनकी साजिशों को जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो कई बार नासमझी में ऐसे कदम उठा जाते हैं, जो बाद में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रायश्चित करने के सिवा उनके पास कोई विकल्प बचता नहीं है। और वो उसी तरीके से आँसुओं में डूबे हुए मिलते हैं, जैसे आजकल सीमा हैदर हर बात पर बैठ कर के रो ही रही है और कुछ नहीं कर रही है। ये जो मसले हैं, हनी ट्रैप कोई नई बात नहीं है। भारत में पहले भी डीआरडीओ से जुड़े हुए, हमारे इसरो से जुड़े हुए या हमारे तीनों सेनाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अतीत में हनी ट्रैप में फंसे हैं, फंसते रहे हैं। इसके अलावा मुझे तो याद आ रहा है 2008-9 में हमारी एक जो इस्लामाबाद में अ, हमारा उच्चायोग है, वहाँ पर पीआर वर्क के लिए एक मिस गोयल थी, वो लगी हुई थी और वहाँ के एक व्यक्ति के संपर्क में आई और उसके बाद उन्होंने कुछ गोपनीय सूचनाएँ उनको देनी शुरू कर दी। वो भी हनी ट्रैप था, दूसरे तरीके का था। उस लेडी को दिल्ली बुलाया गया, द्वारका में वो रहती थी, और जब वो अगले दिन अपने घर से बाहर निकली तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको बताया गया कि आप किस तरीके से पाकिस्तान के एक संदिग्ध को गोपनीय सूचना दे रही थी और आप पर हमारी पहले से ही बारीक नज़र थी, और आपको एक दूसरे देश में एक कन्वेंशन की रिपोर्टिंग के लिए जानबूझ करके बुलाया गया ताकि आपको यहाँ गिरफ्तार करके आपको कोर्ट का सामना कराया जाए। 3 साल की सज़ा हुई उस लेडी को बाद में। तो ये सब जो कुछ हो रहा है, इस पर आज चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और ये जो खतरे हैं, इनसे कैसे निपटा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जाने-माने रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, और वार सिचुएशंस हो, काउंटर टेररिज्म हो, इन सब में भी बहुत महारत रखने वाले और अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की बाकायदा ट्रेनिंग लेने वाले हमारे जो विरले अधिकारी हैं भारत के, उनमें शुमार मेजर जनरल ए के सिवाच सर जुड़ गए हैं।
शिवाज सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। शिवाज सर, सबसे पहले तो इस घटना पर ज़रा बताइए, ये बेवकूफ़ी है, नासमझी है, बालपन है या सीमा पार से जो साजिशें रची जाती हैं हमारी बच्चियों को या हमारे अधिकारियों को कई बार ट्रैप में फँसाने की, ये उसी का नतीजा है जो कुछ ये जयपुर वाली नई घटना हमारे सामने आई है? हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, ये मुझे लगता है मिक्सचर है। और ये सच्चाई है कि कुछ एक बच्चे बिना सोचे समझे इसका शिकार बन जाते हैं, और जब तक उनको पता लगता है वो इसके अंदर बिल्कुल अंदर फंस जाते हैं, फिर निकलने के कोई चांस नहीं। मगर ये जो केस अभी बता रहे थे, ये तो एक मूर्खता का केस लग रहा है कि क्योंकि अगर वो आ भी जाती है एयरपोर्ट पे तो उसको कौन टिकट देगा, कौन वीजा देगा, कौन पासपोर्ट। एक प्रकार से इसका मतलब उसको ये बता दिया कि आपने बड़ी गलती की, आप आगे, क्योंकि जा थोड़ी सकता है कोई ऐसे। मगर ये सच्चाई है कि इसके अंदर कुछ और हो सकता था। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो सकती थी लड़की की, क्योंकि इसको वहां पर बुलाया गया, हो सकता है कोई इसकी टिकट लेता या कुछ करता। मगर जिस प्रकार से ये केस है, ये केस ऐसा नहीं है कि किसी ने सच्चाई में इसको भेजना था पार, क्योंकि पार तो ये जा नहीं सकती जब तक इसके पास प्रॉपर पासपोर्ट या वीजा ना हो। टिकट की तो बात अलग ही रह जाती है, क्योंकि टिकट तो कोई भी दिला सकता है इसको। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज है ये जो कि सोशल नेटवर्क है। इसके प्लस पॉइंट है तो इसके नुकसान भी बहुत है, और इसके नुकसान ज्यादा होते जा रहे हैं अगर आप नासमझी से करें। यही नहीं कि ये जो एक प्रकार आपका हनी ट्रैप हो जाते हैं। देखो हनी ट्रैप में भी कितना कमाल की बात है कि जो समझदार आदमी, डीआरडीओ के साइंटिस्ट, 60 साल की उम्र है, मिस्टर प्रदीप कुरलेकर, वो भी इसके अंदर एक प्रकार ट्रैप हो गए और इसके अंदर फंस गए। तो ये नहीं है कि यंग बच्चे ही हैं, कई बार बड़े जिनका बहुत ट्रमेंडस एक्सपीरियंस है, देश के लिए इतना काम किया है, इसका शिकार बन सकते हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ा खतरा आज की तारीख में जो पैदा हो रहा है वो हमारे साउथ के अंदर, जो कि सोशल नेटवर्क के थ्रू रेडिकलाइज हो रहे हैं और उनको पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे रेडिकलाइज होके आईएसएस के रेडिकलाइजेशन इतना हो जाता है कि सब कुछ छोड़ के ये चले जाते हैं लीबिया में, सीरिया में या इराक में लड़ने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में कि वो सोशल मीडिया जो आपको बहुत ज्ञान दे सकता है, नॉलेज दे सकता है, उसके जो रिवर्सेस भी हैं, उसके नुकसान भी हैं कि आप उसके अंदर ट्रैप में आ सकते हो और आप गलत एक प्रकार काम की तरफ खींच सकते हो। चौधरी साहब। शिवाज सर, सीमा हैदर का केस 1 डेढ़ महीने से इंडियन मीडिया की सुर्खियों में है। पाकिस्तान में जो वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो अवॉइड कर रहा था शुरू में, पर जो वहाँ के सोशल मीडिया मंच हैं, इनमें ट्विटर भी है, आपकी फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, वहाँ जो चैनल थे उनमें ज़रूर इसकी बात लगातार की जा रही थी। और हमारे यहाँ मैं ये देख रहा था कि जो इंडियन मीडिया है उसमें भी जो जिस तरह की कवरेज चल रही थी और जो हमारा टिड्डी दल होता है इन चैनलों का, वो जिस तरीके से वहाँ खींचातानी करते हुए दिखाई दिया कि पहले हमें इंटरव्यू दो, पहले हमारे चैनल से बात करो, लाइव लगा कर के उनके कान में ईयरफ़ोन डाल दिए कि बात करिए, स्टूडियो से फला बोल रहे हैं, उनसे बात करो, एक ज़ोर ज़बरदस्ती। इसके अलावा जिस तरीके से तरह-तरह के एंगल निकाले गए, उसमें एटीएस को पूछताछ के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 दिन उनसे पूछताछ की गई। क्या निकला, क्या नहीं निकला, ये तो एटीएस जानती है। लेकिन अभी मैं ताज़ा उनके बयान देख रहा हूँ, सचिन के और सीमा हैदर के। और सीमा हैदर कह रही है कि सचिन भी बीमार हो गया है, मैं भी बीमार हूँ, मेरी एक बेटी बीमार है, मैं टूट चुकी हूँ, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मुझे जेल में डाल दो, मैं टूट चुकी हूँ, ये कह कर के वो रो रही है। क्या मतलब निकाला जाए? ये ज्यादती भी है क्या उसके साथ मीडिया की कि किसी की जो प्राइवेसी होती है उसको इस तरीके से ख़त्म कर देना या जबरन उसको। हालाँकि शुरू में तो मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थी वो भी टीवी चैनलों पर आने के लिए, लेकिन धीरे-धीरे शायद उसको पता लगा होगा कि ये
किस तरीके से एक तरह के उत्पीड़न में भी चेंज हो जाता है और जितना दबाव उसके ऊपर आया होगा वो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सीमा हैदर का मसला आपको क्या लग रहा है कुल मिलाकर के इस समय? और देखो, एक बात तो सच्चाई है कि ये सीमा हैदर का भी किस्सा जो लग रहा है कि ये सचिन और सीमा हैदर के जो बीच में बात हुई है, वो पहले पबजी में था, वो फिर बैन हो गया, फिर ये व्हाट्सएप में आए, और कहीं न कहीं जिस प्रकार से वो यहाँ पर आई है और अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसके बाद इसने टिकट ली है अपने बच्चों के साथ, वो कराची से आती है दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत में आती है, क्योंकि भारत का और नेपाल का बॉर्डर काफ़ी पोरस है, तो आने में इतनी तकलीफ तो नहीं होती, और वो आगे, मगर उसकी 4-5 चीज़ें हैं जिसके कारण वो एक प्रकार सस्पिशन के घेरे में आ गई थी, क्योंकि सच्चाई है इलीगली आई है, इसमें तो कोई शक नहीं, और उसकी जो खबर है वो एडवोकेट ने दी। सिंस वो इलीगली आई तो उसके पास कुछ एक चीजें ऐसी मिली जो शक और बढ़ गया कि उसके पास 4-5 मोबाइल थे, 2 पासपोर्ट पाकिस्तान के होना और उनमें भी एक नंबर का डिफरेंस होना, वो भी एक था, आधार कार्ड थे 3, वो भी फर्जी थे। तो ऐसे में शक की नज़र में तो आना ही आना है, और इसलिए पुलिस से उसके एटीएस ने केस केस टेकअप किया, और फिर उसने उसकी काफ़ी इंट्रोगेशन भी की 2-3 दिन, और उसके अंदर फिर ये भी आया इसका भाई भी और इसका चाचा भी फौज में है। 5th क्लास पास होने के बावजूद ये फ्लुएंट इंग्लिश बोलती तो नहीं, समझ लेती है, हिंदी अच्छी बोलती है, पता नहीं चलता उर्दू की इसके अंदर कोई खास वो नहीं है कि ऐसा लगे कि भाई ये उर्दू के वर्ड यूज करती है, हिंदू राइट्स को फॉलो करती है, और तुलसी पे पानी देना, बड़ों के पैर छूना, बिंदी लगाना, और अपना एक प्रकार की जो कस्टम है उनको करना, ये सब सोचते हुए कहीं ना कहीं एक वो आर्टिफिशियल प्यार भी दिखा रही थी सचिन की तरफ, और जो आपने बोला एक एक्जुबरेंस भी था उसको मीडिया में आने का, तो इसके कारण मुझे लगता है वो मीडिया का एक प्रकार से टूल बन गया। मीडिया को तो अपना इस्तेमाल करना होता, मीडिया उसको इस्तेमाल कर रहा था, मीडिया अपनी टीआरपी बना रहा था। मगर एक चीज तो सच है कि कहीं ना कहीं शक की नजर में थी, तो एटीएस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, 2-3 दिन इसको काफी हद तक इंट्रोगेट किया है, मगर मुझे लगता नहीं कि कुछ इसमें खास मिला है। अगर मिला होता तो फिर वो आगे बढ़ते, मिला होता तो सच्चाई है कि वो नेक्रो टेस्ट भी करा सकते थे, डीएनए टेस्ट भी कराए बच्चों का, और मगर ऐसा लगता नहीं। अब सच्चाई ये भी है कि ये आई तो इलीगल तरीके से, तो आने वाले हम ये सोच के चलें कि शायद ये इनोसेंट केस है, कोई इसके अंदर स्पाइंग वाला नहीं है, ये प्यार मोहब्बत का केस है, तो आगे सीमा हैदर का क्या होगा, क्या इसको रखा जाएगा, क्योंकि ये इलीगल तरीके से आई, वीजा इसके पास है नहीं, या इसको ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इसको रहने दिया जाएगा, ये अब क्वेश्चन आगे आ जाएगा अगर एटीएस इसको क्लियरेंस दे देती है। और मुझे लग नहीं रहा कि कोई एटीएस के जिस प्रकार से कुछ एक बर्ताव आए हैं कि इसके अंदर कोई खास ऐसी चीज मिली है जिसे शक की नजर से देखा जाए, एक्सेप्ट कि ये रीजन थे जिससे शक, अगर ये मान लो लगता है कि ये वाकई इनोसेंट है, तो आगे इसका क्या होगा, क्या इसको रखा जाएगा या लॉ के अनुसार इसको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये वीजा के थ्रू नहीं आई है, इलीगल मीन से आई है, इसको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये अब जो है ये डिस्कशन तो चलेगी, क्या होगा ये टाइम ही बताएगा। पूरा जो लोग, सोशल मीडिया भी बटा हुआ है, लोग भी बटे हुए हैं, कुछ एक दर्जा बोलता है क्योंकि ये भारत में आ गई है, बच्चे 4 हैं, इनोसेंट हैं, पाकिस्तान में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिस प्रकार से पाकिस्तान में अगर वो हिंदू बन गई है तो उसको बिल्कुल नहीं, उसको मार दिया जाएगा, उसको मद्देनजर रखते हुए आप इसको ह्यूमन टच दें, इसको रहने दें, असाइलम दे दें, ये भी एक बात बहुत हो रही है। दूसरे कुछ एक पहलू बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो कल को और केसेस आएंगे, उनके साथ क्या करोगे, पहले ही भारत के अंदर रोहिंग्या बहुत आ गए हैं, ये सबको पता है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी रिफ्यूजी बहुत भारत के अंदर भर गए हैं, स्पेशली रोहिंग्या जो जा नहीं पा रहे हैं, वापस जा नहीं सकते म्यांमार में, बांग्लादेश नहीं करा, तो ये दोनों पहलू हैं। अब क्या होगा ये समय बताएगा, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है कि एटीएस कुछ खास इसके ऊपर पता नहीं कर पाई कुछ, कि कोई ऐसा शक
इसकी जो पहले जो सुई थी इसकी तरफ, उसमें खास कुछ ऐसा लग नहीं रहा चौधरी साहब। और श्रीवास साहब, सीमा हैदर की तो चर्चाएं अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी और ये अंजू का केस शुरू हो गया। वो सीमा पार करके वैध वीजा के साथ में, पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान पहुंच गई। जब पूछा हाँ, गया तो कहा कि एक शादी में शामिल होने के लिए जा रही हूँ। किसी को पता भी नहीं था कि वो अपनी ही शादी में शामिल होने के लिए जा रही है। वहाँ जा कर के नसरुल्लाह के साथ उसने निकाह कर लिया। उसके सारे डॉक्यूमेंट भी सामने आ गए हैं, जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट हैं। अब जो नसरुल्लाह है वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग एक तरीके से कर रहा है कि अगर इन हालातों में अंजू वापस भारत लौटती है, वीज़ा की अवधि ख़त्म होने के बाद, तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये पूरा केस आपको क्या लग रहा है? ये कहीं आईएसआई का एक दूसरे तरीके का हनी ट्रैप तो नहीं है? सच्चाई ये है, ये केस सीमा हैदर से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। वो इसलिए कि ये वाकई बात है कि इसका फेसबुक से निसारुल्लाह से अंजू की बातचीत थी। और ये एक ऐसी औरत है जिसकी शादी, ये पहले हिंदू थे, हिंदू के बाद ये क्रिश्चियन बने। और क्रिश्चियन के बाद ये जिस प्रकार से अंजू रह रही थी अपने पति के साथ और बच्चों में, और ये कुछ काम करती थी किसी डिपार्टमेंट में, मगर इसने कभी ये नहीं बताया कि इसने वीजा लगाया पाकिस्तान का। और 2 साल से वीजा की कोशिश हो रही थी, वीजा नहीं मिला। जैसे ही ये यहाँ पर सीमा हैदर का केस होता है, इसको इमीडिएटली वीजा दिया जाता है। ये एक जो एक प्रकार क्या कोइंसिडेंस है या इसके अंदर कोई ना कोई बात है। क्योंकि ऐसा था कि पाकिस्तान में लोगों को ये समा नहीं रहा था कि कि किस प्रकार से एक मुसलमान की औरत कैसे चलेगी भारत के अंदर। ये उल्टा तो सुना था, उल्टा तो वो बहुत लाइक करते हैं कि भाई हिंदू औरत जो है वो मुस्लिम जो मर्द से शादी कर सकती है, क्योंकि वो 4-4 शादी कर सकते हैं, और वो इसको बहादुरी समझते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे थे। अगर आप मीडिया को भी अच्छी तरीके देखें, ये बातचीत आ रही थी कि सीमा हैदर वापस नहीं आ सकती, तो अंजू को बड़े फास्ट ट्रैक पे उसका इजाज कर दिया और वो वहां से चली भी गई। और उसके फैमिली मेंबर को भी नहीं पता चला। और हुआ क्या, जब वो वहां पर चली गई, तो फिर जब वहां पर उसके को रिसीव किया जाता है, फिर वो रिंग करती है, बताती है, और ये कहती है मैं यहाँ पर मिलने आई हूँ। और फिर देखा जाता है कि अगर मिलने आई है तो इसने कन्वर्जन कैसे कर दिया। कहते हैं कि फतिमा बन गई है, इसका निकाह हुआ है, निकाह के अंदर उसके एफिडेविट है, और फिर इसका फोटो शूट जैसे सेलिब्रिटी का होता है वो हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, और वहां पर देखा जाता है कि इसको कोई प्रोटेक्शन भी मिली हुई है। तो ये लगता है ये आईएसआई का एक प्रकार से हैंडी वर्क है, और ये एक दिखाने के लिए कि अगर सीमा जा सकती है, हमारे पास तो बहुत औरतें आती हैं। अंजू आ गई है, चीन की भी एक औरत वहां पर पहुंची है जिसने शादी करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक आईएसआई की सोची समझी साजिश थी। और अभी ये भी सुनने में आया कि कोई एक बिल्डर है जो बहुत बड़ा, उसने अपना एक फ्लैट की चाबी दे दी जो 40 लाख का है, वो भी सुनने में आया। तो अब ये भी नहीं पता चला ये वापस आएगी क्यों। 21 अगस्त को इसका वीजा खत्म होता है, वो कहती वापस आऊंगी, मगर कहीं इंफॉर्मेशन मिलनी है कि वो वापस नहीं आएगी। तो ये सच्चाई है कि इसका केस इससे लिंकअप है, टेट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तुमने ऐसा किया तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे। मुझे लगता है ये ज्यादातर वैसा केस है, क्योंकि वैसे अंजू मुझे लगता नहीं कि कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर ये दिखाने के लिए कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो औरतों ने लाइन बना रखी, पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान के लोगों से मर्दों से शादी करना। ये मुझे लगता है ये ज्यादा नजर आ रहा है इसमें चौधरी साहब। वैसे श्रीवास साहब, आपको लगता है कि अंजू की वापसी को लेकर के किसी को भी इंतजार है? उसका पति उसको एक तरीके से डिसऑन कर चुका है। उसकी बेटी कह चुकी है कि वो मेरी अब माँ नहीं है। उसका जो पिता था, उसका तो बयान आया है कि मैं तो पिछले 20 साल से इस सन की लड़की से बात ही नहीं करता था। तो यहाँ तो किसी तरह का कोई, मुझे नहीं लगता कि उत्साह है कि वो वापस आए। उसने जो किया है, अब कोई भी नहीं चाहता होगा कि वो भारत वापस लौटे। तो ऐसे में ये बहानेबाजी और
हर मिनट झूठ बोलना कि मैं 27 तारीख को पहुंच जाऊंगी, मैं 26 तारीख को पहुंच जाऊंगी। और शादी को लेकर के भी उसने झूठ बोला कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई। वो तो नसरुल्ला ने भेद खोल दिया, या जो डॉक्यूमेंट थे कोर्ट के वो वहाँ के मीडिया में सामने आ गए, जिनमें गवाहों के भी सिग्नेचर हैं, इसके भी सिग्नेचर हैं। उससे पता लगा कि ये झूठ बोल रही है और शादी भी कर रही है। हाँ, बिल्कुल, ये सच्चाई है कि वो एक के बाद एक झूठ बोलती गई और बात को एक प्रकार तोड़-मरोड़ के पेश करती रही और ये सच्चाई है कि उसने धर्म बदला है, फ़ातिमा बनी है, नसरुल्लाह से शादी की है और ये उसका एक एफ़िडेविट है और उसके बाद इसने फ़ोटो शूट किया और अब ये बार-बार अपने जो वक्तव्य को बदल रही है और हाँ, ये भी सच्चाई है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं, इसका पति इसको डिसऑन कर चुका है, स्पेशली बच्चे मतलब कि माँ को बच्चे कभी डिसोन करना बड़ा मुश्किल होता है। उनकी जो लड़की है उसने भी कहा कि मैं बिल्कुल मिलने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को भी समझ आया होगा कि क्या क्या कुछ किया है। और इसी प्रकार जो फादर है वो रो रहे थे और उन्हें रोते-रोते बताया कि मैं तो 20 साल से इससे बात नहीं कर रहा और हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अभी हमारे बेटे का और हमारी जो दूसरी लड़की उनका क्या होगा? ये सच्चाई है, ये समाज है भारत में। भारत देश एक ऐसा है कि रिश्ते बनाता है, रिश्ते तोड़ता नहीं। तो ये एक रिश्ता टूटा है, तो इसमें सच्चाई कोई उत्साह नहीं है। कोई नहीं चाहता कि वो वापस आए क्योंकि अब उसके पास यहाँ है नहीं कुछ। पति जो है वो कभी नहीं स्वीकार करेगा, बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे, बाप उनका टूट चुका है, उसको लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ी बेइज़्ज़ती मेरी क्या हो सकती थी और उसके जो दूसरे भाई-बहन उनका भी बड़ा नुकसान होगा। ये सच्चाई है कि जो उसने किया बहुत ही गलत किया, चौधरी साहब। और शिवाज साहब, ये जो केस बढ़ रहे हैं, अ, कैसे जो आज की पीढ़ी है उसको एजुकेट किया जा सकता है या सतर्क किया जा सकता है? कोई तरीका है क्या? ये समझदारी कब विकसित होगी या नहीं होने वाली है? देखो ये सच्चाई है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा और खुलेगा और उसके कारण इसके जितने प्लस पॉइंट हैं उससे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हैं और इसलिए आपको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेरेंट्स को एजुकेट करना, अपने बच्चों को समझाना। जैसे टीनेजर बच्चा बनता है कि भाई इसके आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है, आप उसको सुपरवाइज करें। स्कूल के अंदर टीचर का धर्म पड़ता है कि वो समझाएं कि क्या इसके प्लस पॉइंट हैं, क्या इसके नेगेटिव हैं, उसकी सुपरविज़न हो। और तीसरा जो है, बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, वो है पीयर्स का और जो कि साथी हैं, वो आपस में एक-दूसरे का चेक रखें। देखो फ़ौज के अंदर एक बडी सिस्टम होता है, जब भी कभी बडी एक गलती करता है, तो दूसरे को पता लग जाता है, तो वो उसको करेक्ट कर सकता है। तो ये पीयर्स में भी फ्रेंड्स के साथ जो है, उनसे पता चले कि भई ये गलत कंपनी में जा रहा है। क्योंकि सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया क्योंकि इतनी प्रगति हो रही है, इसके बहुत कुछ हम सीखने को डाटा मिलता है, हमें इतनी नॉलेज गेन होती है जो हमें नहीं होती थी जो बच्चों को। मगर इसके पिटफॉल्स भी बहुत हैं। फेसबुक पे जाना, उसके बाद इंस्टाग्राम में आप गलत कंपनी भी पकड़ सकते हैं। और दूसरा ये तो बच्चे हैं और कुछ बड़े जिस प्रकार से हम बता रहे थे हनी ट्रैप का बन सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपको किस प्रकार से रेडिकलाइजेशन साउथ में हो रही है, वो भी एक इसी का तरीका है कि किस प्रकार से इसका मिसयूज किया जाता है। अच्छे पढ़े लिखे लोग धीरे धीरे इसका शिकार बन गए हैं और वो अपना सब कुछ छोड़ के लीबिया सीरिया लड़ने को चले गए। तो ये सच्चाई है, ये एक बड़ा चैलेंज है, इसको मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी हिदायतें देनी पड़ेगी। एक विजिलेंटे ग्रुप होता है, वो भी चेक करेगा कि कोई ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये 4-5 चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेगी। पेरेंट्स का बताना, टीचर का बताना, पीयर का देखना, उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाना, गवर्नमेंट को सुपरविजन करना और बार-बार एजुकेट करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं ये बताऊँ कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, जब मैं फ़ौज में था, तो उस समय हमने इसके बारे में इंटरनेट के कुछ हिदायतें निकाली थी। क्योंकि आप सोशल नेटवर्क को बैन तो कर नहीं सकते। आप अपने लोगों को एजुकेट कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो ऐसे में भारत की जो फ़ौज है उसने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चीज़ें निकाली हैं कि क्या कर सकते हो, क्या नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं वो लोग जो कि देश की सुरक्षा के साथ कनेक्टेड हैं, उनको फँसाना सबसे पहले है। और दूसरे जो बच्चे हैं जो कि कम उम्र के होते हैं, वो जल्दी इसका शिकार बन सकते हैं।
तो ये सच्चाई है चौधरी साहब, ये आने वाले सबसे बड़ा चैलेंज है देश के लिए। देश को एक प्रकार से मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी बना के इसकी ऊपर एक यकीन करना है कि हमारी आने वाली जनरेशन इसका गलत शिकार ना बने। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाज सर, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद नमस्कार। चौधरी साहब, जय हिंद। जय हिंद सर।